एक्सरसाइज 9I एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.8 दो थ्योरम लिखी है तुम्हारे सामने, रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि मैथमेटिक्स में रॉलेस थ्योरम क्यों आई। किसी गणितज्ञ ने, मैथमेटिशियन ने जो लाए वो क्या सोच के लाए और क्यों लाए, और डिफरेंशिएशन से इसका कनेक्शन किया क्या। ये मेन अगर कंसेप्ट समझो तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट है, मतलब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है। इनका यूज कैसे होता है, इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है और कैसे यूज किया जाता है। तुम लोगों को पता है कि पुल होते हैं ना, पुल वो बेसिक तौर पे दो तरीके से बनते हैं। एक तो होता है ये ढलान वाला, स्लोप वाला, जैसे रेलवे का जो पुल है वो क्या है, पहला कॉलम छोटा, फिर दूसरा कॉलम थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर घटना चालू हो गया। एक तो हो गया पुल जे वाला, दूसरा वाला पुल हो गया ये सिंध नदी वाला, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट, तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। अब मैथमेटिक्स में इसका इम्पोर्टेंस क्या आ गया, और मैथमेटिक्स ने इसको ऐसा क्या दिया कि यहाँ पर दो मैथमेटिशियनों ने, एक रॉलेस थ्योरम और एक लैग्रेंज थ्योरम ने थ्योरम दी। तो पता है वो क्या बताते थे, जैसे जो पुल बनाया जाता है तो पुल पर जो सड़क डाली जाती है, तुम लोग ध्यान से देखना, पुल के नीचे जो कॉलम होते हैं ऐसे, इनके ऊपर जैसे सड़क ये डाल रहे हैं, तो तुमने देखा जो आरसीसी के बनते हैं पहले तो, है ना, और नीचे आरसीसी का हिस्सा बनाया जाता है, डंपर वंपर तो ऊपर से डलता है उसमें। तो जो पुल के कॉलम और जो आरसीसी की जो छत जा रही है वो कभी भी जॉइंट नहीं की जाती। पहली बात क्या नहीं की जाती, तुम देखना उसमें जगह होगी, और तुम लोग अखबार वगैरह में सुनते भी होगे कि सिंध नदी के पुल पे काम चल रहा है और वो स्प्रिंग बदली जा रही है, स्प्रिंग रहती है उनके बीच में। तो स्प्रिंग क्यों रखी जाती है, जैसे सामान्य तौर पर जो कॉलम है और जो अपने मकान की छत है कनेक्ट है पूरी तरह से, अगर ऐसा कनेक्ट बना दिया जाए तो पुल नहीं चलेगा, एक ट्रक का भी वजन नहीं झेल पाएगा। वाइब्रेशन इतने तेज होते हैं कि वो पूरा चटक जाएगा सेकंडों में। ठीक है भाई, अपना मकान केवल इसलिए चल रहा है कि इतनी वाइब्रेशन नहीं है कि वो चटका दे, वाइब्रेशन झेल लेता, लेकिन वो पुल नहीं झेल पाएगा वाइब्रेशन। उन वाइब्रेशनों को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, कॉलम और जो छत है उसके बीच में कनेक्शन ना कर दिए, थोड़ा गैप रखा जाता है और बीच में रखी जाती है स्प्रिंग। ठीक है, तो वो वाइब्रेशन को झेल जाए। दूसरी बात, अब रॉलेस थ्योरम ने किया क्या, मीन वैल्यू थ्योरम ने किया क्या। रॉलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दोनों क्या बताती हैं कि बीच में कॉलम कितनी कितनी डिस्टेंस पर बनाए जाएं और कौन कौन से पॉइंट्स इस रोड पर लिए जाएं, माने इस छत पर लिए जाएं जिसके बीच में स्प्रिंग रखी जाए, वो पॉइंट होते हैं सबसे ज्यादा वजन, मतलब सबसे ज्यादा लोड लेने वाले पॉइंट्स। तो रॉलेस थ्योरम भी और मीन वैल्यू थ्योरम भी ये दोनों कौन से पॉइंट्स बताती है, जो सबसे ज्यादा लोड लेते हैं पॉइंट्स। ये तो हो गई मैंने मैकेनिज्म की लैंग्वेज बोल दी। अब अपन मैथमेटिक्स की जब लैंग्वेज में आएंगे तब अपन डिटेल चलते हैं। तो सबसे पहले अपन बताते हैं कि रॉलेस थ्योरम का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो जब टारगेट तो पता चल गया, इन दोनों का उद्देश्य पता चल गया। दोनों का उद्देश्य क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट फाइंड करना। कॉन्टैक्ट पॉइंट किस किस के बीच में कॉन्टैक्ट पॉइंट फाइंड करना, सड़क और पुल के बीच। ये कॉलम पुल इसको बोला जाता है जो सड़क चलती है। अब देखो आया रॉलेस थ्योरम, देखो तो पहले तो ये बताओ तुम लोग, रॉलेस थ्योरम किसके लिए, स्ट्रेट पुल के लिए, बिल्कुल सीधे पुल के लिए रॉलेस थ्योरम। ठीक है, तो आप लोग जब स्ट्रेट पुल देखते होंगे तो पुल इसको बोलते हैं, पुल का मैंने ये एक हिस्सा ले लिया, और जो कर्व टाइप का जो दिखाई दे रहा है वो जो कॉलम होते हैं, पुल असली में जो होता है, सीधा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको फंक्शन बोला जाता है। जी क्या है, फंक्शन।
अब फंक्शन तुम्हारा पैराबोलिक हो सकता है, इलिप्स के शेप का हो सकता है, सेमी सर्कल हो सकता है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है ना। तो ये एक्स एक्सिस हो गया। जो स्ट्रेट पुल होता है उस स्ट्रेट पुल में 3 कंडीशन फॉलो होती हैं। इस सड़क को मैं सड़क ना बोलती हुआ क्या बोलूंगा, इस कोड को, है ना, जॉइंट पॉइंट है जी कौन से पॉइंट हैं जहां पर कॉलम को छत से कनेक्ट किया जाता है, ये रखे जाते नहीं। कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा ये, कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा कौन सा, जहां सड़क को पुल पर निकाला जाएगा, टच किया जाएगा। ठीक है, देखो यहां से ये कॉलम है, ये है मेन कॉन्टेक्ट पॉइंट फाइंड करना। तो ए और बी के बीच में एक कॉन्टेक्ट पॉइंट हो सकता है, एक से ज्यादा भी कॉन्टेक्ट पॉइंट हो सकते हैं, मिनिमम एक तो होगा ही होगा, एक तो रखना ही पड़ेगा जहां पर सड़क को और पुल को क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट, मतलब बीच में स्प्रिंग रखेंगे। जो सी वाला कौन सा पॉइंट होगा जो सबसे ज्यादा लोड ले सकता। ठीक है, अब तुम देखते होगे पुल के डिजाइन ऐसे भी होते हैं, कई जगह ऐसे बने रहते हैं, ऐसे सड़क जा रही है। भाई जरूरी थोड़ी है कि कॉलम हम हर जगह लगाएं, कॉलम के बीच में नहीं लगाए, है ना। तो या तुम देखते होगे कभी कभी ऐसा भी शेप बना देते हैं, ऐसा शेप बना देते हैं। तो पुल का डिजाइन तो भाई सुनो, पुल का डिजाइन डिपेंड करता है फंक्शन पर कि वो फंक्शन कौन सा ले रहे हैं। तो रॉलेस थ्योरम बताएगा इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रहती हैं, इसकी कंडीशंस। सादा भाषा में, मैथमेटिक्स की भाषा में कंडीशंस को स्टेटमेंट बोल देती हैं, स्टेटमेंट ऑफ रॉलेस थ्योरम। देखो नंबर 1, हर सवाल में तुम्हें 2 चीजें दी जाएंगी। क्या क्या दिया जाएगा, एक तो फंक्शन दिया जाएगा और एक इंटरवल दिया जाएगा। एक इंटरवल का मतलब ये जो कॉलम है x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी डिस्टेंस पर है, और ये फंक्शन, इसके बिना तो पुल बन ही नहीं सकता कि दोनों कॉलम कितनी डिस्टेंस पर लिए जा रहे हैं, फंक्शन हम कौन सा ले रहे हैं। तो सवाल में तुम्हें क्या दिया जाएगा, फंक्शन और इंटरवल। सवाल में लैंग्वेज कुछ भी लिखी हो, तुम तो 2 चीजों को पकड़ना है सवाल में से कि फंक्शन कौन सा है और इंटरवल कौन सा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन है इसकी कि फंक्शन ए से लेके बी तक कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस माने मैकेनिज्म लैंग्वेज में बोले तो कहीं भी एयर के बराबर भी बबल नहीं होना चाहिए पुल बनाते समय। मतलब जो छत बनाई जाएगी बिल्कुल बबल नहीं। तुम लोगों ने कभी छत वगैरह डलते हुए देखी होगी तो सामान छत नहीं, काहे की जो 40-40 मंजिल बिल्डिंग बनती है या 100-100 मंजिल बिल्डिंग बने इतनी ऊंची, या 10-20 मंजिल वाली ऊंची बिल्डिंग बने या पुल बने, तो वहां वाइब्रेटर लगाए जाते हैं, वाइब्रेटर से एयर निकाली जाती है, वाइब्रेटर से। और ये सामान घरों में तो क्या करते हैं, वो डंडे से खोंचते रहते हैं, डंडे से खोंच कर एयर निकाल देते हैं उसकी। ठीक है, तो सीधी लैंग्वेज में क्या बोला इसको कि ए से लेके बी तक पुल कहीं टूटा नहीं होना चाहिए। टूटे का मतलब उसमें एयर के बराबर भी बबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो पुल टूटने की संभावना है पूरी इंडिया में, तो टूटते रहते हैं। सुनो, हाँ, तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल या दैट इज क्लोज इंटरवल माने ये स्क्वायर ब्रैकेट, या दैट इज अपन कह सकते हैं ए से लेके बी तक फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। पूरी लैंग्वेज समझ में आ गई। नंबर 2, जब अपन कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद आती है बात काय की, सड़क डालने की। तो सड़क काय पे डालने हैं, कॉन्टेक्ट पॉइंट पर। कॉन्टेक्ट पॉइंट कौन सा होता है, जहां सबसे ज्यादा वो लोड ले सके, है ना। और मैथमेटिक्स की सीधी सीधी भाषा में
आपका जे डेरिवेटिव वाला पॉइंट होना चाहिए, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, डिफरेंशिएटेड पॉइंट होना चाहिए। डिफरेंशिएट माने जरा जरा से पॉइंट्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंस हो और उस पर हम सड़क डालें। सड़क माने टेंजेंट। टेंजेंट कब जाएगी? जब उसका स्लोप पता होगा। स्लोप कैसे पता चलेगा? डिफरेंशिएशन से, डेरिवेटिव से। तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल क्योंकि जो एक्सट्रीम पॉइंट पर टेंजेंट तो फिर 90 डिग्री पे आ जाएगी सीधी, सड़क खड़ी हो जाएगी। तो सड़क ऐसा तो डलेगी नहीं, सड़क किसी न किसी स्लोप के साथ होगी। तो इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल माने स्मॉल ब्रैकेट या दैट इज अपन कह सकते हैं ए और बी के बीच में। तीसरी कंडीशन है इसकी, इसलिए लिखवा रहे हैं इनको, फालतू नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में इतना भी आ सकता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ रॉलिस थ्योरम। तो बस ये डायग्राम बनाना है और कंडीशन लिखनी है बस। अब तीसरी कंडीशन है, क्यों जो स्ट्रेट पुल बनता है उसमें बगल बगल वाले जो कॉलम रहते हैं वो सेम हाइट के रहते हैं। दोनों कॉलम क्या रहते हैं? सेम हाइट के। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एफ ए इक्वल टू एफ बी। हाइट कितनी होगी इसकी? यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट एफ ए होगी ना। जी हाइट कितनी है? एफ बी। ठीक है, तो एफ ए और एफ बी कंपल्सरी है रॉलिस थ्योरम के लिए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जब कोई फंक्शन इस इंटरवल में इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी हम कह सकते हैं कि रॉलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। देन रॉले थ्योरम इज एप्लीकेबल। मतलब रॉलिस थ्योरम एप्लीकेबल होगी, मतलब रॉलिस थ्योरम हम लगा सकते हैं। आप सुनो, फाइनली कहां पहुंचना था हमको? कॉन्टेक्ट पॉइंट को निकालना था ना। तो कॉन्टेक्ट पॉइंट के लिए एफ डैश सी क्या होना चाहिए? जी क्यों होना चाहिए 0? कौन बताएगा? एफ डैश सी 0 क्यों होना चाहिए? यस, सुनो, इस पे जो सड़क जाएगी माने इसकी जो टेंजेंट है वो किस किस के पैरेलल होना चाहिए? इस कोड के पैरेलल होना चाहिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो कोई भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, इसका मतलब उसका स्लोप कितना होगा? 0। और स्लोप 0 कब होगा? जब थीटा 0। तो स्लोप को अपन क्या बोलते हैं? एफ डैश सी, है ना। एफ डैश सी माने कांटेक्ट पॉइंट पर स्लोप कितना हो जाना चाहिए? टेंजेंट का 0। और उसके बाद जो सी की वैल्यू है वो ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में आ जाना चाहिए कम से कम 1। तो जो सी वाली वैल्यू अगर इस इंटरवल के बीच में आ जाएगी तब कह देना रॉलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। लिख देंगे 10 रॉले थ्योरम इज वेरीफाइड। और एक चीज तुम्हें बता, देखो पहले सुन लो। कभी भी कोई भी इंजीनियर पुल बनाता है तो 3 चीजों का तो वहां पे, 2 चीजों का तो वहां पे भी ध्यान रखेगा। क्या? कि पुल कहीं टूटा नहीं होना चाहिए, क्यों? नंबर 1। नंबर 2, अगर पुल के ऊपर सड़क डालनी है तो उसको भी डिफरेंशिएबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। भाई डिफरेंशिएबिलिटी माने क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप की तो जरूरत पड़ेगी ना। कांटेक्ट पॉइंट, जिस कांटेक्ट पॉइंट से उसको सड़क को निकालना है तो कांटेक्ट पॉइंट कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएशन से। तो पहली कंडीशन तो सेम लगेगी कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। ओके, सेम कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? तो स्लोप भी पता नहीं चलेगा। तो स्लोप भी पता नहीं चलेगा तो टेंजेंट नहीं आएगी तो सड़क नहीं कर सकती।
ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशियल। अब हाँ, अब तुम्हें कुल का अंतर क्या पता चलेगा, उसकी वजह से जो तीसरी कंडीशन बदल जाएगी, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ। अब सुनो, तो मैंने बताए थे रेलवे का, क्यों, रेलवे लाइन का ओवरब्रिज ये जब बनता है तब पहला कॉलम थोड़ा छोटा, दूसरा कॉलम फिर बड़ा, क्यों ऐसे चलता है, और पुल का डिजाइन बन जाता है लगभग ऐसे, और सड़क चलती है फिर ऐसे, ठीक है। कॉन्टेक्ट पॉइंट, हाँ जी, कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। और ए और बी, सुनो, ए ये कॉन्टेक्ट पॉइंट ए हो गया, और ये डिस्टेंस x इक्वल टू ए वाली हो गई, यहां से यहां तक x इक्वल टू बी हो गई, ठीक है। ये इसकी हाइट हो गई, तो ये हाइट में डिफरेंस आ गया, नो, हाइट में डिफरेंस आ गया ना, तो एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं हो, तब तुम्हारी कौन सी थ्योरम लगाएंगे हम, मीन वैल्यू थ्योरम। दोनों का उद्देश्य क्या है बताओ, कांटेक्ट पॉइंट फाइंड करना। भाई कांटेक्ट पॉइंट का मतलब सबसे ज्यादा वजन लोड या सबसे ज्यादा लोड लेने वाला पॉइंट है ना। अब जी कैसे, ए इधर सुनो, यहाँ पर जो टेंजेंट है वो सिर्फ इस कोड के पैरेलल है, ना कि एक्स एक्सिस की। अब एक्स एक्सिस की पैरेलल नहीं होगी तो एफ डैश सी को तो जीरो ले नहीं सकते। अब एफ डैश सी बराबर आएगा इसका एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। कैसे आएगा, एफ डैश सी माने टेन थीटा हो गया, तो इसके लिए टेन थीटा निकालना, देखो ये सी ये बी पॉइंट ले लो उसको। अच्छा, जो एंगल इस टेंजेंट का, ध्यान से समझते जाना, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, सेम बनेगा। तो अब मेरे को जो बताओ, यहाँ से यहाँ तक ये बीपी कितना हो गया, एफ बी माइनस एफ ए बीपी हो गया, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस बी माइनस ए हो गई। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, समझ में आ गया। और सुनो, जब कोई थ्योरम फंक्शन और इंटरवल जब इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, तब अपन कह देंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, माने मीन वैल्यू थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं। और यहां से जो सी की वैल्यू निकलेगी वो कम से कम एक इंटरवल ए बी में आ जाए, तो लिख देना मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, और सुनो, पहले तो लास्ट टारगेट पे आओ, दोनों थ्योरम का खास अंतर क्या रहा जी। रॉलेस थ्योरम में कंपलसरी है कि एफ ए और एफ बी इक्वल होना चाहिए, मीन वैल्यू थ्योरम में कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी बोलेंगे मतलब नेसेसरी और सफिशिएंट, माने नेसेसरी नहीं है, सफिशिएंट हो सकता है। देखो नेसेसरी और सफिशिएंट में अंतर है, नेसेसरी माने आवश्यक और पर्याप्त। अब सुनो, अगर मान लो तुम किसी सवाल को मीन वैल्यू थ्योरम से सॉल्व कर रहे हो, सुन लो, पहले किसी सवाल को मीन वैल्यू थ्योरम से सॉल्व कर रहे हो, उस वाली पोजीशन में एफ ए और एफ बी इक्वल आ गया, तो एफ ए और एफ बी इक्वल आ गया, तो इसका मतलब जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो एफ डैश सी माने रॉलेस थ्योरम से, रॉलेस थ्योरम का हो गया सवाल। भाई रॉलेस थ्योरम के सवाल को भी ये सॉल्व कर सकती है, मीन वैल्यू थ्योरम कर सकती है, लेकिन हाँ, अगर नॉट इक्वल होगा तो हमें 100% मीन वैल्यू थ्योरम ही लगानी पड़ेगी। ओके, सुनो, सवाल ऐसे नहीं आएगा, क्या आएगा, फंक्शन दिया जाएगा, इंटरवल दिया जाएगा, तुम्हें केवल फंक्शन और इंटरवल से ही मतलब है बस।
फिर लिखा हुआ किसको वेरीफाई करना है, रॉलेस थ्योरम को, है ना। तो यहाँ लिखेंगे वेरीफाई रॉलेस थ्योरम, हाँ रॉलेस थ्योरम। तो देखो अब सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे वो समझो। ये फंक्शन दिया है, ये इंटरवल दिया है, अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाया जाए, हालांकि ग्राफ ज्यादा नहीं बनाना, डिटेल ग्राफ बनाया जाए तो जो पैराबोला है ध्यान रखना, ठीक है। हाँ तुम तो यहाँ लिखोगे f(x) इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, माने बहुपदीय फलन। क्या है, कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। एवरीवेयर का मतलब, हाँ f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। मतलब फलन 0-3 में खत्म है, संकट हो गया। अब सुन, लिखना है, प्रूफ नहीं करना, केवल लिखना है। ये जानकारी सबको पता होती है और मैं बताऊंगा कि कौन कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते, कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होते। वैसे सब लोग इतना तो पढ़ चुके हैं। जब सामने फंक्शन आएगा, सुनो, तो जो जनरल वे में तो फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। डायरेक्ट लिख दो कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ओके, चलो इसके बाद सेकंड कंडीशन तुम्हें लिखना है f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, माने फलन अवकलनीय होगा हाँ, मतलब विवृत अंतराल 0-3 में। ये तीसरी शर्त क्या है, क्यों f(a) का मतलब है फंक्शन में x इक्वल टू 0 रखो। कितना आंसर मिलेगा, 4 into 0 12 into 0 प्लस 9 इक्वल टू 9 मिलेगा, ठीक है। एंड f(b) माने x इक्वल टू 3, x की जगह 3 रखो। 3 3 9 चौक 36, 12 3 36, फिर भी 9 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर fa बराबर fb हो गया। fa इक्वल टू fb आ गया तो क्या लिख दोगे, रॉलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल। हाँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाए उसके बाद क्या करना है वो समझ लो। यहाँ लगेंगे नाउ f' c इक्वल टू, मतलब हमें परमिशन मिल गई यहाँ तक कि हम इसमें रॉलेस थ्योरम के द्वारा कॉन्टेक्ट पॉइंट निकाल सकते हैं। तो f' c माने इसको दादा पैरेलल में मत बोला करो। कौन बोल रहा है बार बार में, संगी संग तुम्हारे रेडियो भी चलते रहते हैं। इतने ज्ञानी तो मेरे को लग नहीं रहे, तुम्हारी बात भी चलती रहे और तुम गणित भी समझते रहो। भाई एक कान से घुसेगा दूसरे कान से निकल जाएगा, माइंड में स्टोरेज में पहुंचेगी नहीं। मतलब इतने बड़े हो गए अभी तक अकल नहीं आई कि पढ़ा कैसे जाता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 8x माइनस 12 x इक्वल टू c इक्वल टू 0, 8c माइनस 12 इक्वल टू 0, 8c इक्वल टू 12, तो c इक्वल टू आ जाएगा 4 से काटो 4 4 4 3 12 3/2 है ना।
और 3/2 बिलोंग्स टू 0 3। 3/2 का मतलब क्या हो गया 1.5। x इक्वल टू 1.5। तो 1.5 इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, माने तुम्हारा रॉलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। लिख दो लास्ट में, क्या लिख दोगे लास्ट में, देयरफॉर हाँ रॉलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। हिंदी में लिख देंगे सत्यापन हुआ। ठीक है, तो कम है ना, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, fx इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल -1 to 1। जितना लिखो fx इज कंटिन्यूअस। प्रूव नहीं करना, लिखना है बस। ठीक है, अब यहां पर कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। ठीक है, फिर लिखेंगे fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, अब नॉट डिफरेंशिएबल आ जाए तो तुम लोगों के पास थोड़ा सा टाइम हो तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बताओ। देखो डिफरेंशिएबिलिटी शॉर्ट में कैसे चेक कर देंगे, जैसे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कितने पर, 0 पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h f 0 अपॉन h, ये होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h माइनस 0 अपॉन h। क्यों, फंक्शन हमारा मॉडुलस फंक्शन है ना 0 प्लस h, तो यहाँ पे जी रखेंगे ना fx प्लस h। f0 माने डायरेक्ट x की जगह क्या रखेंगे 0 और अपॉन में h, तो ये 0 प्लस h माने h देगा माइनस 0 अपॉन h, है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h काट दो, कितना आंसर दे रहा है। एंड लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 0 पर, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या कर देते हैं 0 माइनस h, f0 माइनस h, है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, ये तो 0 ही देगा अपॉन माइनस h। जहां h दिखाई दे रहा है वहां माइनस h लिख दिया, है ना। और ये माइनस h का कितना आंसर निकालेगा मॉडुलस फंक्शन, h ही निकालेगा। ये तो 0, नीचे माइनस h से h कट गया, कितना दे रहा है माइनस। तो यहां लिखेंगे सिंस राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx is not differentiable at x इक्वल टू कितने पर 0 पर, है ना। सुनो x इक्वल टू 0, इसका मतलब -1 से लेके 1 तक ये डिफरेंशिएबल नहीं है ना, नॉट डिफरेंशिएबल। जब वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लिख देंगे बस रॉलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। चाहे रॉलेस थ्योरम का क्वेश्चन हो, चाहे मीन वैल्यू थ्योरम का सवाल हो, लिख देना रॉलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, बस सवाल फिनिश है। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी वहीं रोक दिया जाएगा।